हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की इस क्लास में। आज हमें वो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है वो शिक्षण अधिगम वाला टॉपिक पढ़ेंगे और इसकी थ्योरी और ये आपकी रिवीजन क्लास हो जाएगी। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है? और पहले आपको इस नोट्स को ये देखना है, इस जो बुक्स में आपके लिए जो सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, उसमें मतलब टू द पॉइंट कितना गहराई से मतलब एकदम बेसिक से समझाया हुआ है और वहाँ से आपके हूबहू लाइन से क्वेश्चन है वो उड़ते हैं। एक बार पूरी क्लास को देखना, अगर आपके क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, आप फिर उसी पीडीएफ का मिलान अपने जो प्रीवियस पेपर है, उनसे मिलाना। अगर प्रश्न नहीं बनता है तो आप क्लास बेसिक है वो छोड़ देना, ठीक है? ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं आपको लास्ट में नाम बता दूँगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है? ये टॉपिक तो आप सभी के होता ही है ना? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण का सामान्यतः अर्थ है वो बालक को शिक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना ही समझा जाता है। यानी शिक्षण क्या होता है कि जो बालक है, उसको जो शिक्षक के द्वारा जो भी विभिन्न विषय होते हैं, उनका जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी शिक्षक जो ज्ञान देता है, वही क्या माना जाता है? शिक्षण माना जाता है। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना पूरी नहीं होती। यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया है, वो अधिगम के बिना क्या है? पूरी नहीं होती है। अर्थात शिक्षण और अधिगम में क्या है? गहरा संबंध है। एक तो शिक्षण और दूसरा अधिगम, इन दोनों के मध्य क्या है? गहरा संबंध है। ठीक है? आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शिक्षण क्या होता है? क्योंकि कोई भी शिक्षक होता है, वो शिक्षक बालक को जिस भी प्रकार के विभिन्न विषय का जो ज्ञान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। शिक्षक द्वारा पढ़ाना ही क्या माना जाएगा? शिक्षण माना जाएगा। साथ ही शिक्षण की प्रक्रिया अधिगम के बिना क्या होती है? पूरी नहीं होती। अर्थात शिक्षण और अधिगम का क्या होता है? गहरा संबंध होता है। चलिए, एकदम इसी प्रकार से टू द पॉइंट है वो समझाया हुआ है। चलिए, आगे चलते हैं। फिर है आपका शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है? नैरो मीनिंग ऑफ अ टीचिंग। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है? देखिए, औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप को शिक्षण के संकुचित अर्थ में लिया जा सकता है, जिसमें निश्चित समय, निश्चित विधि और निश्चित स्थान पर पूर्व नियोजित ढंग से शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है कि औपचारिक प्रणाली शिक्षा प्रणाली के रूप को शिक्षण में संकुचित अर्थ में लिया जाता है। नहीं, जहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, निश्चित विधि होती है और निश्चित स्थान होता है। देखिए, निश्चित स्थान स्कूल है, निश्चित समय कि यहाँ आपको इतने से इतने बजे शिक्षण करवाना होता है और निश्चित विधियाँ जो भी जिस भी प्रकार से विधि से होता है और पूर्व से ही क्या होता है, नियोजित होता है, उसी ढंग से शिक्षण दिया जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है, याद रखना, और तथा विद्यार्थी का जो स्थान होगा वो क्या होगा? गौण होगा। ठीक है? शिक्षक का स्थान कैसा होगा? प्रमुख होगा और विद्यार्थी होगा उसका क्या होगा? स्थान गौण होगा। ठीक है? इसी प्रकार को आपको इस बात को भी याद रखना है। चलिए, फिर है शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया। देखिए, शिक्षण की कैसी प्रक्रिया है? द्विमुखी। द्विमुखी का किसने कहा था और ये क्या है, इसको भी जानते हैं। एडम्स महोदय ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। किसने माना है? एडम्स महोदय। याद रखना, शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना था? तो आपको याद रखना है, द्विमुखी प्रक्रिया है वो एडम्स महोदय ने माना है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। कौन होगा? एक होगा आपका शिक्षक और दूसरा कौन होगा? शिक्षार्थी, मतलब होता है विद्यार्थी। शिक्षण क्या है? शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है? एडम्स महोदय ने। इसमें शिक्षक होता है और शिक्षार्थी दोनों ही क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है? एडम्स महोदय के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे पर अर्थात एक दूसरे के विकास में परिवर्तन के लिए क्या करता है? कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यह क्रिया चेतन युक्त और सप्रयोजन होती है। कैसी होती है? चेतन युक्त और सप्रयोजन होती है। चलिए, अब अगला टॉपिक टू द पॉइंट वाला, जिसमें आता है कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया। टीचिंग इज ए ट्रिपोलर प्रोसेस। तो किसने कहा है शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया? जॉन डीवी व रायबर्न के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया कैसी है? त्रिमुखी है। शिक्षण के मध्य शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या होती है? अंतक्रिया होती है। शिक्षण में किसके मध्य है वो अंतक्रिया होती है? तो शिक्षक और दूसरा कौन होगा? शिक्षार्थी का मतलब होता है विद्यार्थी। किसके मतलब? शिक्षार्थी। यानी कि शिक्षार्थी का मतलब क्या होता है आपका? विद्यार्थी। ठीक है? तो शिक्षण के मध्य है, किन दोनों के मध्य अंतक्रिया होती है शिक्षण में? तो एक शिक्षक के और विद्यार्थी के मध्य। और शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? जॉन डीवी और वायबर्न के अनुसार है। ठीक है? यह अंतःक्रिया किसी न किसी पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। अतः शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। कौन-कौन से होते हैं देख लीजिए। शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और तीसरा आपका कौन-सा हो गया? पाठ्यक्रम होता है। किसका? ठीक है? शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो अंतःक्रिया होती है ना, वो किसी न किसी पाठ्यक्रम पर आधारित होती है और इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है? इस बात को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है? अब जितना हमने जाना उसके बाद में है कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, शिक्षण के व्यापक अर्थ में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों साधनों का प्रयोग होता है। याद रखना, शिक्षण होता है उसके व्यापक अर्थ में एक तो औपचारिक साधन और एक अनौपचारिक, ये दोनों ही इनका प्रयोग होता है। जैसे पाठक एवं त्यागी के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने विचार, विद्यालय, मित्रता, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन आदि से अपने वातावरण से अनुकूल करने के लिए आजीवन शिक्षण है वो क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात आ गई। उसके बाद में
औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन कौन से होते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है, कौन है? विद्यालय। देखो औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन कौन था? विद्यालय तथा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए यहाँ पर कहा है कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, वो याद रखना, तो वो हो जाएगा आपका विद्यालय, ठीक है। यहाँ फिर आ जाएगी अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, तो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है वो है परिवार। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे कि पूछ लिया कि औपचारिक शिक्षा का जो मुख्य साधन निम्न में से कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपको याद रखना है। तो कौन सा है, याद रखना है विद्यालय। और अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन कौन सा है, परिवार। ये बात आपको याद रखना है, जिसके अंतर्गत माता की भूमिका, जैसे अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन परिवार है और इसके अंतर्गत माता की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस शिक्षण की परिभाषाएं कौन कौन सी है उसको भी आपको याद रखना है। जैसे बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता क्या करेगी, जागृत करती है, ठीक है। बीओ स्मिथ जो थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता क्या कर देती है, जागृत करती है। चलिए आगे बात करें। हैंडबुक ऑफ रिसर्च टीचिंग के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का अंतर व्यक्ति प्रभाव है जो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के उद्देश्य से क्या है, किया जाता है। बर्ट के अनुसार शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन व प्रोत्साहन है, ठीक है। ये भी बात को आपको याद रखना है भाई। थाइन के अनुसार अधिगम में वृद्धि करना ही क्या है, शिक्षण है। और हाफ व डंकन के अनुसार शिक्षण चारों चरणों के वाली प्रक्रिया है। जैसे 4 चरण कौन कौन से है, योजना, फिर निर्देशन, फिर मापन और फिर मूल्यांकन, ठीक है। इन बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, फिर अगर बात करें कि बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य केंद्रित भी क्या है, क्रिया मानी जाती है। आज चलते हैं आगे। शिक्षण की विशेषताएं और शिक्षण की जो प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, शिक्षण एक अंतक्रिया है। शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक स्वदेशीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों ही है ना। ये क्वेश्चन तो आपके बार बार आता ही है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण कला और विज्ञान है। अगर मान लीजिए इसकी जगह ये ऑप्शन ना आए और ये आ जाए तो शिक्षण एक अंतक्रिया, ये भी आपको, इनमें से सारे ऑप्शन आपको याद करने हैं। शिक्षण आमने सामने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचार विधि है। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कौशल प्रक्रिया है। इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में शिक्षण का कार्य ज्ञान में विकास करना है। शिक्षण वातावरण में समायोजित होने की योग्यता उत्पन्न करता है। शिक्षण पथ प्रदर्शन है। शिक्षण एक प्रेरणा है। ये एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण छात्र अध्यापक के मध्य स्वस्थ और मधुर संबंध स्थापित करता है। चलिए, उसके बाद में अगला पॉइंट है कि शिक्षण, देखिए कि किसी भी प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अधिगम को प्रभावित करना होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ शिक्षण दिया जाता है वहाँ अधिगम क्रियाएं अवश्य होती है। अतः आधुनिक शिक्षाविदों ने शिक्षण व अधिगम को एक ही संप्रति स्वीकार किया गया है। चलिए, अगर बात करें हम, अगला पॉइंट है हमारा, वह है शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। इन बात को भी आपको याद रखना है, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, ये भी बात। देखिए, पहला सूत्र है ज्ञात से ज्ञात की ओर, फिर सरल से जटिल की ओर, फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर पूर्ण से अंश की ओर, फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मृत से अमृत की ओर, अनुभव से विवेक की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। ये शिक्षण के क्या है, महत्वपूर्ण गुण जो है वो सूत्र है। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलिए, ये कुछ टॉपिक है जो बीएसटी की आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यही टॉपिक आपके रीट में भी क्या करते हैं, काम आते हैं। चलिए, फिर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी आपकी ये कौन सी मानी जाएगी, एनसीएफ है। क्या है, एनसीएफ 2005। इसमें कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य रूप से पाठ्यक्रम, देखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, याद रखना, पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। वास्तविक रूप से पाठ्यक्रम ही वह साधन है जो अध्यापक तथा विद्यार्थियों का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, देखिए, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेस से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, दौड़ता है। बिल्कुल बात यहाँ पर होती है, सत्य है। चलिए, कनिंगम पाठ्यक्रम कलाकार, देखिए कनिंगम पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार कलाग्रहण विद्यालय में क्या करता है, मोड़ता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता, राष्ट्रीय गान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध में निबंध सभ्यता और प्रकृति का एक उदाहरण से क्या है, हुआ है। चलिए आगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में तैयार की गई। राष्ट्रीय पाठ्य संरचना 2005 का विश्लेषण करने पर निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर क्या है, होती है, कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। इस पाठ्यक्रम की संरचना पर्यावरणीय शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग पर इसमें बल हुआ दर दिया गया। बाल केंद्रितता को महत्वपूर्ण स्थान, छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल, नवीन तकनीकी के प्रयोग को मान्यता, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का प्रावधान, पाठ्य सामग्री क्रियाओं की अनिवार्यता, वही शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने का प्रयास, मानसिक स्तर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण। ये भी बात याद रखना है कि एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कौन सी विशेषताएं है वो इसमें की गई, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है।
चलिए फिर इसमें और क्या-क्या इसके बाद बातें हैं वो दृष्टिगोचर हुई कि गुणवत्ता और आयाम में बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को महत्व, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार का आयोजन, निरंतर व व्यापक मूल्यांकन तथा सामूहिक कार्य मूल्यांकन की व्यवस्था, बच्चों के में तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, बालकों के ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। वहीं फिर इसमें शामिल किया गया वो किया गया था आपकी पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो और सुनिश्चित करना बालकों के बहुमुखी विकास पर निर्भर है वो बालक का जो बहुमुखी विकास है उस पर आधारित पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर हो। इसके बाद में एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं? पहला था आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो, उपयोगिता का इसमें सिद्धांत हो, लचीलेपन का सिद्धांत दिया गया और कौन-कौन से सिद्धांत इसमें शामिल हुए वो देखिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत शामिल हुआ, कर्मबद्धता का सिद्धांत हुआ, व्यापकता एवं संतुलन का सिद्धांत, विभिन्न विषयों से सहसंबंधित पाठ्यक्रम, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप क्या इसमें पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया। फिर एनसीएफ 2005 के शिक्षण अधिगम की नवीन विधियां जिसमें मिश्रित विधि, परीक्षण करके सीखने वाली विधि शामिल थी, करके सीखने वाली विधि शामिल थी, सामूहिक विधि शामिल थी, निरीक्षण करके सीखने वाली विधि इसमें शामिल थी और एनसीएफ का मुख्य सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बॉर्डर। तो आज की क्लास को ये सम्मिलित करते हैं। ये पीडीएफ हमारे चैनल निकेतन क्लासेज सांसोर पर आपको वो मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना निकेतन क्लासेज सांसोर, तो वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और अपने अपने नोट्स में भी अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तब तक के अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।